नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप 3 पॉइंट यहां पर देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है चालक स्थिर विद्युत की। इसमें आप देखेंगे कि चालक स्थिर विद्युत की होती क्या है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर हम समझेंगे। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे स्थिर विद्युत परिरक्षण, और अंत में हम बात करेंगे पराविद्युत पदार्थ के बारे में कि पराविद्युत पदार्थ होता क्या है, कितनी प्रकार के होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर आधारित क्वेश्चन भी यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो थ्योरेटिकल पार्ट का टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है, समझने वाला टॉपिक है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे चालक स्थिर विद्युत की। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि स्थिर विद्युत की हमने पहले देख लिया फर्स्ट चैप्टर में। उसमें हमने देखा था कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, चालक स्थिर विद्युत की कहलाती है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं चालक स्थिर विद्युत की। चालक स्थिर विद्युत की का मतलब यह है कि चालक के अंदर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। चालक है और चालक के ऊपर चालक को दिया गया आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो हम उसका अध्ययन चालक स्थिर विद्युत की के अंतर्गत करेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर आपके सामने कुछ तथ्य यहां पर रखने वाला हूं चालक स्थिर विद्युत की से संबंधित। तो एक बार देखिए, डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें चालकों के ऊपर उपस्थित स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है चालक स्थिर विद्युत की कहलाती है। अब देखिए, चालक स्थिर विद्युत की से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं बात करता हूं यहां पर चालक की, कि चालक आप किसे कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो, चालक कहलाते हैं। जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होते हैं उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। जिनमें से आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता उनको हम कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, चालकों में से जो आवेश प्रवाहित होता है उसको हम कहते हैं आवेशवाहक। उसे क्या कहा जाता है? आवेशवाहक। और चालकों के अंदर जो आवेशवाहक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। हम ये जानते हैं कि जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों होते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल बल से बंधे होते हैं। जैसे मैं चालक के किसी परमाणु की बात करूं तो ये हमारे पास में कोई परमाणु है और ये मैंने यहां पर परमाणु का नाभिक दिखाया है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये आप जानते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे इसके नाभिक से इन कक्षाओं के डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल है वो घटता चला जाएगा। मेरी बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित, नाभिक है वो धनावेशित, क्योंकि नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। तो इन प्रोटॉनों के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक आकर्षण बल काम करता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है, नाभिक से ये दूरी इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो बाह्यतम कक्षा होती है, जो बाह्यतम कक्षा है उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधे होते हैं। ये जो बाह्यतम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधे होते हैं और इन्हें जब थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है तो ये पदार्थ को छोड़कर परमाणु को छोड़कर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ठीक है? और उन्हीं को जब ये छोड़कर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है तो इस इलेक्ट्रॉन को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, एक चीज क्लियर कर लीजिए कि बाह्यतम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उस परमाणु को छोड़कर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे
और पृष्ठ से आबद्ध रहते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पृष्ठ से बाहर नहीं निकलते, पदार्थ के बाहर नहीं आते, बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। क्लियर? ये पदार्थ के अंदर ही स्वतंत्रता मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, विचरण करते हैं। क्लियर? तो ये चीजें यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेश धारा का प्रवाह होता, ये गति करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास में कोई चालक है, ये हमारे पास में क्या है? चालक है, और चालक होता है उदासीन। इसका मतलब है कि इस पर जितना धनावेश होता है उतना ही इस पर ऋणावेश होता है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। कुल मिलाकर जो आवेश है वो शून्य होता है, पदार्थ है वो उदासीन होता है। लेकिन यदि इसको फिर भी हम आवेश दें, बाहर से आवेश दें, जैसे मान लीजिए कि आप धनावेश दे रहे हैं, तो धनावेश सारा का सारा इसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेगा। इसके आंतरिक भाग में आवेश नहीं होता। आंतरिक भाग में किसी भी स्थिति के अंदर आवेश संभव नहीं है। क्लियर? इस चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। चालक का जो पृष्ठ होता है वो कैसा पृष्ठ होता है? समविभव पृष्ठ होता है। इट मीन्स इस चालक के पृष्ठ के ऊपर विभव एक समान होता है, और यदि इसको किसी दूसरे स्रोत से, दूसरी वस्तु से नहीं जोड़ रखा तो चालक को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा और थोड़ी देर बाद में स्थिर अवस्था में आ जाएगा। क्लियर? आवेश दे दिया तो थोड़ी देर बाद में वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो यहां पर मैं चालक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख देता हूं। पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है कि स्थिर वैद्युतिकी में, जो चालक स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य रहेगी। क्लियर? चलिए इसे समझें। ये पहला जो बिंदु है वो क्या है? चालक के अंदर, ये हम बातें कर रहे हैं चालक स्थिर वैद्युतिकी में। चालक में कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? शून्य होगा, जीरो के इक्वल होगा। चलिए इसे आप समझें। चाहे आप बाहर से कितना भी विद्युत क्षेत्र लगा दें, लेकिन चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदैव शून्य रहेगी। कैसे? समझ लीजिए। जैसे ये हमारे पास में एक चालक है और इस चालक पर कुल आवेश 0 है, लेकिन इसको आपने रख दिया बाह्य विद्युत क्षेत्र में। और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब है कि एक आपके पास में इस तरीके से धनावेशित प्लेट है, एक इस तरीके से आपके पास में ऋणावेशित प्लेट है, और धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। इसको मैं ई एक्सटर्नल से पुट कर रहा हूं। अब देखिए चालक के अंदर भी ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो धनावेशित प्लेट आप देख रहे हैं वो इसमें मौजूद ऋणावेशों को अपनी ओर खींचेगी, तो इस धनावेशित प्लेट के नजदीकी पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रकट हो जाएगा, और इस ऋणावेशित प्लेट के नजदीकी पृष्ठ के ऊपर धनावेश प्रकट हो जाएगा। इस तरीके से आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रेरित आवेश। इन आवेशों को क्या कहा जाता है? प्रेरित आवेश। देखो यहां प्रेरित आवेश वो वाले आवेश हैं जो बाहर से नहीं दिए गए हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से इसके पृष्ठ के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। हालांकि अब भी इस चालक का कुल जो आवेश है वो शून्य है।
अब ये जो पृष्ठ के ऊपर आवेश उत्पन्न हुआ है, ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि E एक्सटर्नल और E इंटरनल की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी और परिमाण बराबर होगा। इसको क्लियर कर लें। जितना विद्युत क्षेत्र आपने बाहर से लगाया है चालक के अंदर विपरीत दिशा में, उतने ही परिमाण का विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तत्पश्चात चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी? 0 रहेगी। यही हमने पहला तथ्य आपके सामने रखा है। क्लियर? दूसरा तथ्य क्या है कि चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र है वो चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। लंबवत होता है। कैसे? इसे भी हम समझ लेते हैं। देखो मैंने एक चीज क्लियर कर दी है कि जो चालक का पृष्ठ होता है वो एक समविभव पृष्ठ होता है। चालक का पृष्ठ कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। और समविभव पृष्ठ के ऊपर क्या होगा वो देख लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में चालक है, ठीक है, और इस पर चालक के पृष्ठ से थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके पृष्ठ से थीटा कोण पर मौजूद है। कितने कोण पर मौजूद है? थीटा कोण पर मौजूद है। अब देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, स्थिर वैद्युतिकी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर जो आवेश है वो स्थिर, जो आवेश है वो क्या है? आवेश स्थिर अवस्था में है। आवेश स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब इनके ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा। तो बल क्या हो जाएगा? 0। बल क्या हो जाएगा? 0। और आवेश पर लगने वाला जो बल है वो होता है Q इंटू E, जो कि क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि पृष्ठ के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र होता है, पृष्ठ के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E cos थीटा। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं E की बजाय E cos थीटा। Q E cos थीटा, ये 0 है। क्लियर? तो यहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है। देन यहां से cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 0 डिग्री, और थीटा बराबर आ गया हमारे पास में 0 है, ये डिग्री नहीं है, थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। इसको क्लियर करें कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम जानते हैं कि जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में होने का मतलब है कि उन पर लगने वाला बल है वो 0 है। और जब बल 0 होता है तो Q इंटू E cos थीटा, मतलब इस विद्युत क्षेत्र का इसके पृष्ठ के अनुदिश, यहां पर आवेश रखे हुए हैं, पृष्ठ के ऊपर ही आवेश मौजूद रहेंगे। देखो चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहता है। तो यहां पर जो आवेश है स्थिर अवस्था में है, उसके ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा। बल काम नहीं कर रहा तो पृष्ठ के अनुदिश जो घटक है विद्युत क्षेत्र का वो 0 हो जाएगा। वो 0 होने का मतलब हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र है वो चालक के पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर जो डायग्राम है, देखो मैं पहला जो हमारे को बिंदु दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखें। ये हमारे पास में चालक है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी जब
चालक के अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, अंदर जो रो है वो जीरो है, आवेश घनत्व है वो जीरो है। दूसरा जो डायग्राम है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरीके से नहीं हो सकती। जो भी आपके पास में पृष्ठ है उस पृष्ठ के ठीक लंबवत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी? इसके ठीक लंबवत दिशा में, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां से आप देखें, इस तरीके से आप देखते जाइए, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यदि चालक के पृष्ठ के ऊपर धनावेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर, और ऋणावेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चालक के पृष्ठ की ओर होगी। क्लियर? तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि चालक के अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चालक के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब है अंदर, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। कोई अतिरिक्त आवेश पॉसिबल नहीं है, अतिरिक्त आवेश संभव नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए। हमारे पास में एक चालक है, इस तरीके से ये हमारे पास में एक चालक है। हम ये तो जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। गाउस का नियम हमें क्या कहता है? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होने का मतलब है समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, ये जीरो के इक्वल हो गया। ये जीरो के इक्वल होने का मतलब है कि चालक के अंदर अभ्यंतर कुल आवेश कितना होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। इसका मतलब है कि चालक के अंदरूनी भाग में कुल आवेश सदैव जीरो रहेगा, अर्थात चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेगा, अंदर नहीं हो सकता। ये क्लियर कर लीजिए। तो ये वाला बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। देखो चौथा जो बिंदु है वो क्या है कि चालक के पृष्ठ पर और अंदर जो विद्युत विभव है वो एक समान रहता है। जितना चालक के पृष्ठ पर होता उतना ही अंदर होता है और एक समान होता है। क्लियर? चलिए अगला जो बिंदु है वो क्या है? चालक के अंदर, चालक के पृष्ठ पर व अंदर विद्युत विभव एक समान रहता है, एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर? देखिए इसका मतलब क्या है वो भी क्लियर कर लेते हैं। कि हम क्या क्या जानते हैं। हमारे पास में ये कोई चालक है, ठीक है, और चालक के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र का घटक होता है वो जीरो होता है। चालक के पृष्ठ के अनुदिश, ये तो है पृष्ठ पर, ये तो क्या है? पृष्ठ पर। पृष्ठ पर तो हम जानते हैं कि ई कोस थीटा इक्वल टू जीरो, और चालक के अंदर खुद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? जीरो होती है। और हम एक चीज और जानते हैं, इसका जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। पृष्ठ कैसा होगा? समविभव पृष्ठ। इसका मतलब ये हुआ है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो जीरो होगा। देखिए दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो शून्य होगा। इसको क्लियर कर लीजिए।
वी ए माइनस वी बी बराबर W अपॉन में Q। और ये देखिए दोनों बिंदु हो सकते हैं कि A और B दोनों इसके पृष्ठ पर हो सकता है दोनों बिंदु अंदर हो, और देखो या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या ऐसे भी संभव है, A यहां हो B यहां हो, तीनों स्थितियां हो सकती है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य है वो जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, ये मैंने क्लियर कर दिया है कि क्योंकि यहां पर एक बिंदु समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ पर विभवांतर जीरो होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि F इंटू अक्स बराबर जीरो, और F की जगह आप क्या कर सकते हैं Q इंटू E अक्स अपॉन में Q। देखो इससे फॉर्मूले को क्लियर करें आप कि हम VA माइनस VB बराबर जानते हैं W अपॉन में Q, और W अपॉन में Q क्योंकि W को यहां से यहां तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो घटक है वो जीरो होता है। यहां पर आप W बराबर Q इंटू E पुट करेंगे तो E का मान कितना, या तो जीरो या इसका जो घटक है वो जीरो। देन यहां से ये वाली वैल्यू जीरो, ये वाली वैल्यू जीरो, तो VA माइनस VB जीरो, और VA माइनस VB जीरो का मतलब है A और B के मध्य का जो विभवांतर है वो जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि विभव समान, विभव क्या होता है, एक समान, विभव क्या रहेगा, एक समान रहेगा। क्लियर, ये स्पष्ट हो गया है, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। देखो यदि आप कोई चालक लेते हैं, उसको आवेश दे देते हैं, तो उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। कैसे, जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है, ये मैंने क्या ले लिया, यहां पर एक चालक ले लिया, और इसको जब हमने आवेश दिया तो इसके पृष्ठ के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखो जैसे भी आवेश देंगे पूरे पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम बना रहता है। एक चालक हमने लिया, पूरे चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम रहेगा। जब आवेश स्थिर अवस्था में आ गए तो पृष्ठ आवेश घनत्व सेम रहेगा। अब इस चालक से कुछ दूरी पर पॉइंट P है जहां पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि गाउसीय पृष्ठ का चयन यहां पर हम करने वाले हैं। मैंने यहां पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन किया है, और देखिए इसको हम तीन टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। इस क्षेत्रफल को हम S1 कह दें, इसको नाम दे दें S2, इसको हम नाम दे दें S3। यहां पर विद्युत क्षेत्र था, क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में, यहां पर दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में, यहां पर एक दूसरे के लंबवत दिशा में, और अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कितनी होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। गाउस के नियम से इसको समझें। गाउस के नियम से हम क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ये जो बंद पृष्ठ है इसको हम तीन टुकड़ों में तोड़ देंगे, एक तो S1, दूसरा जो क्षेत्रफल है उसको हम तोड़ देते हैं S2, तीसरा जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में है S3। क्लियर। अब यहां पर आप ध्यान दें कि बंद पृष्ठ में इतना क्षेत्रफल कवर होगा, इतना इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसके बराबर क्षेत्रफल कवर होने वाला है, उतना पृष्ठ इसमें विद्यमान होने वाला है। S1 को मैं कंसीडर कर लूं S1 को किसके इक्वल मान लिया, S। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हम ले लेते हैं सिग्मा,
तो देखिए सिग्मा बराबर इस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश समेशन क्यू बट्टे में क्षेत्रफल वो है एस, तो समेशन क्यू इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा इंटू एस। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं सिग्मा एस बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। S1 के ऊपर E और ds दोनों एक ही दिशा में, विद्युत क्षेत्र को मैं ले लेता हूं बाहर, और S2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो E ds cos 90 और cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। इस वजह से जब डॉट को हटाएंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। S3 के ऊपर क्या हो जाएगा, चलिए S2 के ऊपर विद्युत क्षेत्र 0 और S3 के ऊपर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से 0, तो सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इस S1 का जो क्षेत्रफल है वो S के बराबर है, तो S से S कट जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में है वो ये हमें मिलने वाली है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में भी हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास में पतली आवेशित चादर है, आवेशित परत है, तो उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। लेकिन यदि आप उसके स्थान पर एक चालक परत ले लेते हैं तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रह जाता है। यहां पर भी ऐसा ही है, कोई भी चालक लीजिए तो उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। क्लियर? जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो ये थी चालक स्थिर विद्युत की और चालक स्थिर विद्युत की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इस वीडियो को देखने के पश्चात ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं स्थिर विद्युत परिरक्षण। स्थिर विद्युत परिरक्षण होता क्या है, चलिए देखिए। स्थिर विद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, देखिए क्या है। परिरक्षण का मतलब है बचाव करना, और विद्युत क्षेत्र से किसी क्षेत्र विशेष का बचाव करना ही स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाता है। कि एक क्षेत्र विशेष को, एक स्थान विशेष को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाता है। चलिए समझें कि जैसे एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से हम कैसे बचाएं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए हम एक खोखले चालक का प्रयोग करते हैं। हम ये जानते हैं कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इसको भी क्लियर करें। ये हमारे पास में एक चालक है, ठीक है, और ये अंदर से खोखला है। अंदर से खोखला होने का मतलब है कि यहां इस तरीके से तो मैटर भरा पड़ा है इसमें, लेकिन यहां वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह से खोखला है। अब देखिए, यदि इस चालक को, ये क्या है चालक, इस चालक को हम एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं। ऐसे ये हमने एक विद्युत क्षेत्र लगाया, ये हमने दूसरी प्लेट लेकर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित कर दी है। तो इस विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, बाहरी पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश प्रकट हो जाते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो यहां से निकलती है और यहां से ऐसे जाएगी, लेकिन अंदर इसके खोखले भाग के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 बने रहेगी। इसको हम बोलते हैं कोटर। इसको क्या कहा जाता है, कोटर, या इसको कहा जाता है गुहा। ये खोखला भाग होता है। तो चालक के अंदर हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब जैसे किसी वस्तु को, यदि हमारे पास में ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखना है, तो सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक खोखले चालक के अंदर उस वस्तु को रख देंगे। तो देखिए, बाहर आप चाहे कितना भी शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगा दें, किसी भी प्रकार का लगा दें, चाहे धनात्मक लगाएं, चाहे ऋणात्मक लगाएं, चाहे शक्तिशाली कितना भी क्यों ना हो, चालक के अंदर या कोटर के अंदर, चालक के अंदर बनी जो कोटर या जो गुहा या जो छिद्र होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 रहेगी। तो यहां पर आप किसी वस्तु को रख देते हैं,
तो ये वस्तु है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रहती है। इसी को हम कहते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण। क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत परिरक्षण कहा जाता है। देखिए, बारिश के दिनों में जब आकाश से बिजली का प्रकोप होता है तो एक खुले मैदान की अपेक्षा एक चालक आवरण वाली जो गाड़ी है उसके अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित रहता है। कैसे, वो समझें कि ये हमारे पास में अपना वाहन है और इस वाहन के अंदर आप यदि बैठे रहते तो चालक का जो आवरण होता है, ये आकाशीय बिजली जब यहां से गिरती है तो देखिए इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी? 0 रहेगी। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो यहां से होती हुई यहां पर जमीन के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसके अंदर बैठा जो व्यक्ति है वो सुरक्षित रहेगा। अंदर बैठे व्यक्ति के ऊपर आकाशीय बिजली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र से खराब होने वाले विद्युत क्षेत्र के प्रति जो संवेदनशील उपकरण होते हैं उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक चालक की आवरण के अंदर रखा जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र से वो सेफ रहेंगे। तो आकाशीय बिजली से बचाव के लिए खुले मैदान की अपेक्षा कहां रहना ज्यादा सुरक्षित रहेगा? एक कार के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। क्लियर? अब देखिए, कुछ डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूं जिनसे हम यहां पर समझ लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। पहला ही जो हमारा जो डायग्राम है ये हमारे पास में एक ठोस चालक है। चालक कैसा है? ठोस है। इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? 0। इसके अंदर जो आयतन आवेश घनत्व होता है वो भी कितना होता है? 0। ये क्या है? चालक। ये क्या चीज है? चालक। और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? 0। तो आयतन आवेश घनत्व भी कितना रहेगा? 0 रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर? दूसरा जो डायग्राम है वो हमारे पास में देखिए क्या है। आप यहां पर अब भी एक ठोस चालक की ले रहे हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो इसके पृष्ठ के परपेंडिकुलर ही होती है। ये ऐसे रहेगी, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने दिखाई है। यदि ये धनावेशित पृष्ठ है तो उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होगी, और यदि ये ऋणावेशित पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे रहेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होगी? अंदर की ओर होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। हमेशा किधर बनी रहेगी? पृष्ठ के लंबवत बनी रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, उसे भी मैं डायग्राम के जरिए समझा देता हूं कि देखिए आपके पास में यहां पर ये कोई ठोस चालक है। चालक कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। ठोस चालक है। इसके पृष्ठ के ऊपर विभव, पृष्ठ पर जो विभव है वो है VO। इसे आप जैसे पृष्ठ के ऊपर विभव को VS बराबर VO से लिख दूं मैं, तो इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं अंदर भी विभव इसके पृष्ठ पर विभव के बराबर होगा। जितना इसके पृष्ठ के ऊपर विभव होता है चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर भी उतना ही विभव होता है। क्लियर? अगली महत्वपूर्ण बात देखें, आपके पास में फिर से एक चालक है लेकिन इसके अंदर कोई कोटर या गुहा है। ये आप क्लियर कर लीजिए। इसे आप चाहे कितना भी आवेश क्यों ना दे दें, आप शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में इसको रख दीजिए, इसको चाहे जितना आवेश दे दीजिए, लेकिन चालक के अंदर बनी जो गुहा या कोटर होती है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 रहेगी यदि इसके अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है। तो इसका यहां पर जो पृष्ठ बनता है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी 0 ही रहेगा। देखो अंदर जो पृष्ठ होता है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना रहेगा? 0 रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर?
मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर दूं। यदि किसी चालक को, ये हमारे पास में चालक है, इसको हम जमीन से जोड़ दें, भू संपर्कित कर दें, तो इस चालक का विभव भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जमीन का, भूमि का जो विभव होता है वो 0 होता है। तो इस चालक का विभव भी कितना हो जाएगा, 0 रहेगा, चाहे इस चालक के ऊपर कितना भी आवेश क्यों ना हो, चाहे इस चालक पर आपने कितना भी विद्युत क्षेत्र क्यों ना लगा रखा हो। इस चालक को यदि आपने भू संपर्कित कर दिया, ग्राउंड से यदि कनेक्ट कर दिया, तो इस चालक का जो विभव वो सदैव कितना रहना है, 0 रहेगा, 0 रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि ये विलगित चालक है, इसके ऊपर आवेश है, तो भू संपर्कन के पश्चात ये उदासीन हो जाएगा। चाहे इसके ऊपर धनावेश हो, चाहे इसके ऊपर ऋणावेश हो, सारा का सारा आवेश जमीन में चला जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पराविद्युत माध्यम की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। चलिए, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे पराविद्युत डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है। तो देखिए, पराविद्युत एक्चुअल में कुछ चालक पदार्थ ही होते हैं, लेकिन जब उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, उनके पृष्ठ के ऊपर आवेश प्रकट हो जाते हैं, आवेश प्रेरित हो जाते हैं। तो उन कुछ चालक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत कहते हैं। तो पराविद्युत क्या है कि वे कुछ चालक पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, पराविद्युत कहलाते हैं। चलिए, डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं। ये है क्या, एक्चुअल में कुछ चालक ही हैं। वे कुछ चालक पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करें, विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करें, पराविद्युत कहलाते हैं। क्या कहेंगे, पराविद्युत कहलाते हैं। क्लियर। देखिए, जो पराविद्युत पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इनको हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर जो पराविद्युत पदार्थ हैं कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार है वो है ध्रुवी पराविद्युत, ध्रुवी पराविद्युत। दूसरा जो प्रकार है वो है अध्रुवी पराविद्युत, ध्रुवी और अध्रुवी पराविद्युत। पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ध्रुवी पराविद्युत क्या है कि जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनते हैं। ध्रुवीय अणु क्या होते हैं उसको क्लियर करता हूं मैं। ध्रुवीय अणु, तो ध्रुवीय अणु किसे कहेंगे कि ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो, वो यदि अलग अलग होते हैं तो उन अणुओं को हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय अणु कहेंगे। ये क्या है, ध्रुवीय अणु जिसका धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या है, अलग अलग है, तो इस अणु को हम ध्रुवीय अणु कहेंगे। इनका खुद का विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, वो 0 नहीं होता। इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस होती है। दोनों आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, कुछ दूरी पर मौजूद रहेंगे, तो इस अणु को हम क्या कह देंगे, ध्रुवीय अणु कह देंगे। और ध्रुवीय अणुओं का विद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। इनके एग्जाम्पल देखें आप, जैसे H2O है, NH4Cl है, HCl है, NaCl है, तो ये सब के सब क्या है, ध्रुवीय अणु होते हैं। क्लियर। फिर मैं यहां पर बात करता हूं अध्रुवीय अणु। तो अध्रुवीय अणु किसे कहेंगे कि ऐसा अणु जिसका धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही हो।
धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या हो, एक ही जगह पर हो, तो उस अणु को हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय अणु। और अध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे मैं बात करूं CO2, मेथेन, CH4, तो इनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होगा। ये अध्रुवीय अणु होते हैं। कौन से अणु है ये, अध्रुवीय अणु। अब यहां पर आप देखें कि पराविद्युत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर आपके सामने रख देता हूं कि ये मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये किसका डायग्राम है, ध्रुवीय पराविद्युत का। इसमें क्या होते हैं, जो अणु हैं वो इस तरीके से विद्यमान होंगे, ऐसे अस्त व्यस्त तरीके से उपस्थित होते हैं। क्लियर, ऐसे मौजूद रहेंगे, ऐसे, ठीक है। अध्रुवीय पराविद्युत के अंदर क्या होगा, अध्रुवीय पराविद्युत का डायग्राम देखें आप। अध्रुवीय पराविद्युत के अंदर जो अणु है वो इस तरीके से मौजूद रहते हैं। इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या रहेंगे, एक ही जगह पर विद्यमान रहेंगे, ठीक है। देखिए ध्रुवीय अणु के प्रत्येक अणु का, जो ध्रुवीय अणु है उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्रुवीय पराविद्युत के अंदर ध्रुवीय अणु होते हैं, लेकिन इनका कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इनका भी कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। क्यों हो जाता है इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, क्योंकि ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इनका शून्य हो जाएगा। इनका तो प्रत्येक अणु का ही 0 होता है, तो कुल मिलाकर वैसे भी 0 रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक ध्रुवीय और अध्रुवीय पराविद्युत आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, विद्युत ध्रुवण, या केवल इसको हम यहां पर ध्रुवण कहेंगे। ध्रुवण का इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इसको कहा जाता है। विद्युत ध्रुवण का मतलब क्या होता है समझें, कि जब हम किसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र का अलग अलग होना, ध्रुवण होना। यह ध्रुवण का मतलब है कि जो अध्रुवीय अणु है वो ध्रुवित हो जाएंगे, जो पदार्थ है उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो वो अशून्य हो जाए, तो उसको हम कहते हैं विद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत ध्रुवण, विद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और देखिए विद्युत ध्रुवण वैसे तो एक सदिश राशि होती है, इसको हम कैपिटल P से लिखते हैं। अभी मैं इसको परिभाषित करता हूं, पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है वो क्लियर कर लें। ध्रुवण का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में रखने पर, किसी पदार्थ को रखने पर उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों का अलग अलग होना विद्युत ध्रुवण कहलाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देंगे। जैसे ये हमारे पास में कोई अध्रुवीय अणु है, क्या है, अध्रुवीय अणु, लेकिन जैसे ही इसको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसका धनावेश है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर, और जो ऋणावेश है वो धनावेशित प्लेट की ओर प्रेरित हो जाएगा। तत्पश्चात इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्रिएट हो जाएगा, स्मॉल p, और ये क्या है, कैपिटल P। अभी इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि एक अणु को, जो अध्रुवीय अणु है उसका ध्रुवण इस तरीके से होता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि जैसे ध्रुवीय पराविद्युत है, ध्रुवीय पराविद्युत, तो ध्रुवीय पराविद्युत को आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। ये जैसे हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसको रख दिया है, इस तरीके से हमने इसको पुट कर दिया है, तो क्या होगा, इसमें जो अणु है वो इस तरीके से होंगे, इधर ऋणावेश, इधर धनावेश, ऋण धन इस तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। क्लियर, ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जो अणु है वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यह है ध्रुवीय पराविद्युत का ध्रुवण,
इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। देखो ये वाला जो आवेश है ये इस आवेश को कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन यहां पर एक ऋणावेशित परत बच जाएगी, यहां पर एक धनावेशित परत बच जाएगी, और इस ऋणावेशित परत और इस धनावेशित परत के कारण से एक विद्युत क्षेत्र यहां पर क्रिएट हो जाएगा। और जो विद्युत क्षेत्र है उत्पन्न होता है या उसकी वजह से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता, उसी को हम कह रहे हैं विद्युत ध्रुवण। क्या कहा जा रहा है? यदि इसको भी हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इसी प्रकार से ही हमें अणु प्राप्त होंगे। प्रत्येक अणु का ध्रुवण होगा और ये जो अणु है वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, इसको हम कह रहे हैं विद्युत ध्रुवण। तो देखिए ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी पराविद्युत पदार्थ हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, लेकिन जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इनके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से और विद्युत ध्रुवण को कैपिटल P से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए विद्युत ध्रुवण की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न या जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, उसी को ये हम क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुवण कहते हैं। इसको क्लियर कर लें। कि किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या कहेंगे? विद्युत ध्रुवण कहेंगे। स्मॉल p से इसको पुट किया जाता है। क्लियर? अब देखें, जैसे ये हमारे पास में चालक है, जैसे मैंने ये डस्टर पकड़ रखा है, इसी प्रकार का चालक, इसकी मोटाई है स्मॉल t, इसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल t। इसका ये वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? a के इक्वल है। ठीक है, तो इसका जो आयतन है वो हो जाएगा a इंटू टी। आयतन क्या हो जाएगा? a इंटू टी। अब देखें, ध्यान दें, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, इसके इस पृष्ठ के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस पर माइनस सिग्मा पी आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रिएट हो जाएगा, इस पर प्लस में सिग्मा पी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रिएट हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, देखिए आवेश प्रकट हुआ वो और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस जो कि स्मॉल टी है, यहां से स्मॉल टी से स्मॉल टी कैंसिल, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, इसको हम सिग्मा पी से लिखेंगे। आवेश बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां पर है ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, तो कैपिटल P बराबर सिग्मा P, ये मैंने लिख दिया है। क्लियर? तो ये हमारे पास में देखो दूसरा फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला तो क्या है? स्मॉल p बट्टे में आयतन। दूसरा आ गया सिग्मा p, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। कौन? विद्युत ध्रुवण। अब देखें, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, यहां पर बात करूंगा, थोड़ा डायग्राम हम दूसरा बनाकर फिर अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। विद्युत ध्रुवण का ही एक सूत्र है, देखिए क्या है कि जो विद्युत ध्रुवण होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट यहां पर लगेगा, इसको हम कहते हैं काई। इसको क्या कहा जाता है? काई। और ये होती है विद्युत परवर्ती। विद्युत परवर्ती कि किसी भी पराविद्युत पदार्थ में विद्युतीय गुण ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम काई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको कहा जाता है। क्लियर? तो P है वो समानुपाती होता है उस पदार्थ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है उसके समानुपाती होता है।
देखिए वैसे तो ये जो काई आप देख रहे हैं ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, और यहाँ से इन फॉर्मूलों से आप देखेंगे तो इसका मात्रकहीन विमाहीन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें यही फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन जो सही फॉर्मूला है वो P बराबर एप्सिलॉन नॉट काई ई होता है। यह है सही विमीय दृष्टि से सही सूत्र। ठीक है, ये जो काई है ये मात्रकहीन होती है। काई कैसी राशि है? मात्रकहीन, विमाहीन। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। काई का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर? तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि यहां पर एक कंट्रोवर्शियल पार्ट यहां पर आ गया है कि कई बुक्स में आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, कैपिटल P बराबर काई, तो कई बुक्स में ये वाला मिलेगा। तो यहां से जो रिजल्ट हमारे पास में बाहर आते हैं, निकलते हैं, तो उनमें भी एक कंट्रोवर्सी यहां पर आ जाएगी। चले मैं आपको जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसको मैंने क्लियर कर दिया। ये हमारी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसमें ये दे रखा है। चलिए अब और बाकी की जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए क्या क्या है, यहां से इसको एक बार हटाते हैं, फिर उन सूत्रों की यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी पराविद्युत पदार्थ को रख देते हैं तो पराविद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। कैसे कम करता है इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक प्लेट है, ये हमारे पास में एक दूसरी प्लेट है। ये दोनों प्लेटें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती हैं, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर है। इसको मैं लिख देता हूं E नॉट से, और ये जो E नॉट है ये है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो प्लस में सिग्मा, इसका है माइनस में सिग्मा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक चालक पदार्थ रख देते हैं। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक चालक रख दिया, तो इसके इस पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रकट हो जाता है। इसके इस पृष्ठ के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, और इसके इस पृष्ठ के ऊपर धनावेश प्रकट हो जाता है। प्रकट होने का मतलब है प्रेरित हो जाता है, कोई अतिरिक्त आवेश इसको नहीं दिया जा रहा। अंदर ही जो धनावेश था वो यहां आ गया, अंदर जो ऋणावेश था वो इसके इस पृष्ठ के ऊपर आ गया। या एक्चुअल में आप ये समझें कि ये पराविद्युत पदार्थ होते हैं, और पराविद्युत पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं वो एक्चुअल में ऐसे हैं। ये एक अणु ऐसे है, दूसरा अणु ऐसे हैं, तीसरा अणु इस तरीके से हैं। तो मैंने इनको बीच वाले जो ये धनावेश है वो इस ऋणावेश से कैंसिल हो गया, ये धनावेश इस ऋणावेश से कैंसिल हो गया। यहां बीच में जो अणु है उनको मैंने नहीं दिखाया है। तो फाइनली क्या बचता है, इसके इस पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश शेष रह जाता है और इसके इस पृष्ठ के ऊपर धनावेश शेष रह जाता है। ये प्रेरण की वजह से क्रिएट होता है। तो यहां पर जो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको मैं माइनस में सिग्मा पी से और इसको मैं प्लस में सिग्मा पी से लिख देता हूं। क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व इस चालक के अंदर उत्पन्न हुआ, इसकी वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस विद्युत क्षेत्र को हम EP से लिखेंगे और यह है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। क्या है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र। यह तो है बाह्य जो हमने लगाया, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र को हम EP से पुट करें। और देखिए विद्यार्थी, जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है वो है सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हालांकि इसकी डायरेक्शन है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक नहीं है, ये पराविद्युत पदार्थ है। पराविद्युत में कुल विद्युत क्षेत्र है, पराविद्युत में, क्योंकि चालक के अंदर तो कुल विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, पराविद्युत पदार्थ के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। तो ये हमने लगाया और ये विपरीत दिशा में उत्पन्न हो गया। तो E बराबर क्या आ गया हमारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास में परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया है। अब देखें यहां से आप क्या पुट कर सकते हैं, इसको भी क्लियर करें कि जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ है, प्रेरित हुआ है, ये जो विद्युत क्षेत्र है E, ये होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र अपॉन एप्सिलॉन R, जहां एप्सिलॉन R इस पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक होता है, पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक होता है। तो चलिए यहां से हम देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्रेरित वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना क्रिएट होता है। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, E नोट अपॉन एप्सिलॉन R बराबर E नोट माइनस EP। तो यहां से EP बराबर क्या निकल कर आया, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R E नोट आया, ये आया, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, एक और रिलेशन मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारे पास में एक रिलेशन ये आ गया। अब ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, और इसको मैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R से लिख सकता हूं, क्योंकि एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के। तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो 1 और 2 से हम क्या पुट कर देंगे, देखिए हमारे पास में यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये तो कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास में आ गया है एप्सिलॉन R सिग्मा माइनस सिग्मा P। चलिए एक बार तो इसको ऐसे ही रहने देते, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R। मुझे अब सिग्मा की वैल्यू चाहिए, किसका मान चाहिए, सिग्मा P। तो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लिख सकते हैं हम, यहां से आप देखिए इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू सिग्मा से इसको हम पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में आ गई एक और वैल्यू। प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो एप्सिलॉन R का पता है, सिग्मा का पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक रिलेशन काई और एप्सिलॉन R के बीच में फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि सिग्मा P बराबर हम क्या जानते हैं, सिग्मा P बराबर हम जानते हैं काई E, क्योंकि सिग्मा P खुद P के बराबर होता है और P किसके बराबर होता है, काई E के इक्वल होता है। चलिए यहां से हम देख लेते हैं कि ये जो E है वो हमारे पास में है, देखो हम क्या जानते हैं, P बराबर काई E, और इस E के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, उधर मैंने लिखा है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये जो वाली वैल्यू है यहां से देखिए हमारे पास में क्या मिलेगा, मेरे पास में ये जो P है वो है सिग्मा P के बराबर, और सिग्मा P वाला वो भी रिलेशन है, तो दोनों को मैं इक्वल पुट कर देता हूं। तो काई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू सिग्मा। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया है, यहां से हम इनका लघुत्तम ले लें तो हमारे पास में आ गया एप्सिलॉन R माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R, ये भी यहां से कैंसिल हो जाएगा।
काई बराबर क्या आ गया है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1, ये रिलेशन आया है। क्लियर? देखो ये रिलेशन तो तब है जब आप p की जगह क्या रखते हैं, काई e। वैसे एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें यही दे रखा है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसमें p के स्थान पर क्या लेते, एप्सिलॉन नॉट काई e लेते, तो आपके पास में एप्सिलॉन r बराबर 1 प्लस काई आता। यदि ये है तो ये रिलेशन आएगा, और यदि ये है तो ये वाला रिलेशन आएगा। तो आपको ये ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ रिलेशन बताए हैं जो कि विद्युत प्रवृत्ति और आपेक्षिक विद्युतशीलता में है। और विद्यार्थी ये है आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने छोटे छोटे कुछ बिंदु हैं उनकी थ्योरी अच्छे से समझी। अब देखिए इन टॉपिकों पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो इस चैप्टर के अंत में हम आपको करवाने वाले हैं। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।